हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडीसी क्लासेस। मेरा नाम अनिल शर्मा है। मैं आपको क्लास 9th 10th 11th 12th की बायोलॉजी बुक के अंदर भी बॉटनी वाले चैप्टर डील करने वाला हूँ। हमने बॉटनी के अंदर सबसे पहले चैप्टर सेल बायोलॉजी चैप्टर कोशिका जीव विज्ञान स्टार्ट किया था और हमने उसके अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका तक कंप्लीट कर लिया है। प्रोकैरियोटिक कोशिका तक कंप्लीट नहीं किया बल्कि उसका रिवीजन भी कर लिया है। वहाँ तक हमने पिछले लेक्चर में जितना पढ़ा था उसका उस लेक्चर के अंदर कंप्लीट रिवीजन किया था और आज हम उसके आगे यूकेरियोटिक कोशिका स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमने प्रोकैरियोटिक कोशिका तक सेल बायोलॉजी चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है और आज हम यूकेरियोटिक कोशिका को स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले बेसिक रूल क्या होता है? फर्स्ट रूल हमारा 1 मिनट रिवीजन। हम 1 मिनट के अंदर कंप्लीट जहाँ तक हमने पढ़ा है वहाँ तक रिवीजन करेंगे वापस शुरू से। कोशिका जीवन की संरचना। कोशिका क्या होती है? पहला क्वेश्चन, कोशिका क्या होती है? कोशिका व्हाट इज सेल? कोशिका क्या होती है? कोशिका जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सेल थ्योरी। अब हम स्टार्ट करने वाले सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किसने दी थी? सेल थ्योरी के बारे में सेल थ्योरी तो वैज्ञानिकों ने दी थी, स्लाइडेन और स्वान ने। तो जर्मन बॉटनिस्ट साइंटिस्ट कौन था? जर्मन बॉटनिस्ट साइंटिस्ट हमने क्या स्टार्ट किया था? सेल थ्योरी के अंदर हमने क्या बोला कि सेल थ्योरी तो वैज्ञानिकों ने दो साइंटिस्ट ने दी थी। सेल थ्योरी दो साइंटिस्टों ने मिलकर सेल थ्योरी प्रस्तुत की। लेकिन फर्स्ट साइंटिस्ट कौन था? फर्स्ट वैज्ञानिक, पहला वैज्ञानिक कौन था? जर्मन बॉटनिस्ट साइंटिस्ट। आपको क्या रखना है? जर्मन बॉटनिस्ट साइंटिस्ट कौन था? स्लाइडेन था। और स्लाइडेन ने अपना सिद्धांत को प्रस्तुत किया था 1838 में। दूसरा वैज्ञानिक कौन था? ब्रिटिश जूलॉजिस्ट साइंटिस्ट। पहला वैज्ञानिक था जर्मन बॉटनिस्ट साइंटिस्ट। दूसरा वैज्ञानिक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट साइंटिस्ट। जर्मन बॉटनिस्ट साइंटिस्ट। जर्मन बॉटनिस्ट साइंटिस्ट कौन था? स्लाइडेन। ब्रिटिश जूलॉजिस्ट साइंटिस्ट कौन था? स्वान था। जर्मन बॉटनिस्ट साइंटिस्ट स्लाइडेन ने अपना सिद्धांत कब प्रस्तुत किया था? 1838 में। ब्रिटिश जूलॉजिस्ट वैज्ञानिक ने अपना सिद्धांत कब प्रस्तुत किया था? 1839 में, 1838 में। समझ गए? याद रख। तो इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर सेल थ्योरी प्रस्तुत की, लेकिन इनकी सेल थ्योरी जो अपूर्ण रही। अब इन्होंने सेल थ्योरी पूर्ण विकसित नहीं की। क्यों नहीं की? इनकी सेल थ्योरी जब इन्होंने सेल थ्योरी दी उसके बीच में ही इनकी सेल थ्योरी, इनका जो सिद्धांत था वो विफल हो गया, असफल हुआ। असफल होने के पीछे का क्या कारण था? असफल होने के पीछे का कारण था कि ये नहीं बता पाए थे कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है, न्यू सेल्स का निर्माण
ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है ये नहीं पता भाई। उसके बाद एक नया वैज्ञानिक आया, न्यू साइंटिस्ट आया, उसका वैज्ञानिक था उसका उसका नाम है सॉरी उस वैज्ञानिक का नाम था रूडोल्फ रूडोल्फ विर्चू। उस नए वैज्ञानिक का नाम क्या था? रूडोल्फ विर्चू। और रूडोल्फ विर्चू ने फिर बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। और जैसे कि पूर्व स्थित कोशिका का विभाजन कैसे पहली पीढ़ी से पुरानी पीढ़ियों से नई पीढ़ी का निर्माण होता है, वैसे ही पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। बस इतने सा उसने कंसेप्ट समझाया और उसी से उसका सेल थ्योरी को कंप्लीट किया। तो सेल थ्योरी में कितने वैज्ञानिकों का योगदान है? स्लाइडेन, स्वान, रूडोल्फ विर्चू ने। तो कोशिका सिद्धांत किसने शुरू किया था? स्लाइडेन और स्वान ने। और कोशिका सिद्धांत को किसने पूर्ण किया? रूडोल्फ विर्चू ने। कोशिका सिद्धांत के अंदर कितने वैज्ञानिकों का हाथ है मिला हुआ है? स्लाइडेन का, स्वान का, रूडोल्फ विर्चू का, टोटल 3 साइंटिस्ट। तो आपको यहाँ तक कंप्लीट सेल थ्योरी आनी चाहिए। अब इसके आगे चलते हैं। इसके आगे चलते हैं टाइप और स्टाइल। कोशिकाओं के प्रकार में लिखेंगे। सबसे पहले कोशिका 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। कोशिका 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। हमने प्रोकैरियोटिक कोशिका कंप्लीट कर ली है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में आप बताओगे मैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का पहला कॉमन कैरेक्टर, सामान्य लक्षण क्या था? प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर हमने पहला कॉमन कैरेक्टर, सामान्य लक्षण क्या लिखा था? बताओ जल्दी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का कॉमन कैरेक्टर में पहला पॉइंट क्या था? प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन से जगत के अंदर पाई जाती है? आपको याद होगा मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि एक वैज्ञानिक था, क्या नाम था? एक वैज्ञानिक था जिसने पंच जगत प्रणाली 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। क्या नाम था उसका? आर.एच. व्हिटेकर। आर.एच. व्हिटेकर ने 1969 में एक पंच जगत प्रणाली 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था जिसके अंदर 5 जगत सम्मिलित थे। क्या थे? 5 जगत सम्मिलित थे। 5 जगत कौन कौन से थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। तो हमने प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर पहला पॉइंट क्या लिखा था कि प्रोकैरियोटिक कोशिका मोनेरा जगत के अंदर पाई जाती है। आर.एच. व्हिटेकर ने कितने 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 जगत दिए थे?
5 जगत प्रस्तुत किए थे। कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। वापस बोलो, वापस बोलो, रिवीजन रिपीट करो। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका मोनेरा जगत के अंदर पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका मोनेरा जगत के अंदर अंतर्गत आती है। तो अब कितने जगत बचे? 5 जगत थे जिसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका मोनेरा जगत के अंदर पाई जाती है। तो उसके बाद कितने जगत बचे? 4 जगत। अभी 4 जगत में यूकेरियोटिक कोशिका पाई जाती है। 4 जगत कौन कौन से थे? प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, पांच जगह दिए थे। आगे भी टेकन है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। और प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन सी जगत में आती है? मोनेरा जगत के अंदर आती है। अब मोनेरा जगत में प्रोकैरियोटिक कोशिका आती है केवल। तो अब बचे कितनी जगत? 4 जगत बचे। तो 4 जगत में कौन सी कोशिका आएगी? यूकेरियोटिक कोशिका। तो हमने क्या लिखा? प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। ये कौन सी जगत में आती है? कौन सी सेल में आती है? यूकेरियोटिक कोशिका। यूकेरियोटिक कोशिका कौन से जगत में पाई जाती है? प्रोटिस्टा में, फंजाई में, प्लांटी में, एनिमेलिया में। यूकेरियोटिक कोशिका कौन से जगत के अंतर्गत आती है? प्रोटिस्टा जगत में भी आती है, फंजाई जगत में भी आती है, प्लांटी जगत में भी आती है, एनिमेलिया जगत में भी आती है। और ये पूछे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन से जगत में आती है? केवल मोनेरा जगत के अंदर आती है। याद रखना यहाँ तक। आगे चलते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर झिल्ली कोशिका एब्सेंट होते हैं। ये आपने भी देखा था। हमने जब प्रोकैरियोटिक कोशिका की स्ट्रक्चर देखी थी, जब हमने प्रोकैरियोटिक कोशिका की स्ट्रक्चर देखी थी, तो हमने प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर कौन कौन सी ऑर्गन सेल ऑर्गन प्रेजेंट थे? राइबोसोम, अंतरिक्ष पिंड, केंद्रिका, है ना। राइबोसोम, वो क्या बोलते हैं, अंतरिक्ष पिंड, केंद्रा। हमने साइटोप्लाज्म, प्रोकैरियोटिक कोशिका के साइटोप्लाज्म में ये 3 ऑर्गन देखे थे, सेल ऑर्गन। राइबोसोम, केंद्रा, अंतरिक्ष पिंड। ये तीनों क्या थे? राइबोसोम क्या था? आवरणहीन झिल्लीहीन कोशिकांग था। अंतरिक्ष पिंड भी झिल्लीहीन कोशिकांग था। तो केंद्रा भी झिल्लीहीन कोशिकांग था। तो ये क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर झिल्ली कोशिका एब्सेंट होते हैं। हम इससे बोल सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर झिल्ली युक्त कोशिकांग को एब्सेंट होते हैं और झिल्लीहीन कोशिका प्रेजेंट होते हैं। झिल्ली कोशिकाएं कौन से होते हैं? जिनमें के ऊपर आवरण पाया जाता है। जिनके ऊपर आवरण पाया जाता है उन्हें झिल्ली युक्त कोशिकांग कहते हैं। और जिनके ऊपर आवरण नहीं पाया जाता वो झिल्लीहीन कोशिकांग होते हैं।
प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर स्टॉर्म प्रोटीन एब्सेंट होता है, स्टॉर्म प्रोटीन प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर। अब स्टॉर्म प्रोटीन क्या होता है, मैंने आपको समझाया पिछले लेक्चर में। स्टॉर्म प्रोटीन क्या होता है, स्टॉर्म प्रोटीन क्या होता है, मकर संक्रांति, एग्जाम्पल याद है मकर संक्रांति का, सॉरी मकर संक्रांति स्टॉर्म प्रोटीन के ऊपर हमने एग्जाम्पल दिया था मकर संक्रांति का। एग्जाम्पल याद है स्टॉर्म प्रोटीन का एग्जाम्पल कौन सा था, स्टॉर्म प्रोटीन के लिए मकर संक्रांति, जब हम पतंग उड़ाते हैं मकर संक्रांति को, संक्रांत के दिन पतंग उड़ाते हैं। पतंग उड़ाते हैं, हमें मान लो कि 1 किलोमीटर पर दूर पतंग उड़ाई, पतंग उड़ा दी और पतंग कट गई, पतंग कट गई ना, तो धागे खींचते हैं, धागे खींचते और फिर एक चरखी के अंदर समेटते हैं। तो चरखी समेटते हुए क्या है, स्टॉर्म प्रोटीन, वो क्या है 1 किलोमीटर धागे को चरखी के अंदर मैंने समेट लिया। जैसे चरखी है, ये चरखी है, हमने 1 किलोमीटर धागे को इसके ऊपर लपेट लिया, इसके ऊपर ऐसे लपेट देते हैं, वो क्या है स्टॉर्म प्रोटीन है। स्टॉर्म प्रोटीन के अंदर हम डीएनए को लपेटते हैं, डीएनए को लपेट कर रखते हैं, डीएनए को रहता है स्टॉर्म प्रोटीन के अंदर। स्टॉर्म प्रोटीन डीएनए को समेट कर रखता है, जिस तरह चरखी के अंदर हम सदा धागे को समेट कर रखते हैं, उसी प्रकार स्टॉर्म प्रोटीन डीएनए को कुंडलित करके ये समेट कर रखता है। स्टॉर्म प्रोटीन क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर तो एब्सेंट है और यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ तक। फिर आगे चलते हैं। इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर कोई आवरण नहीं पाया जाता है, तो केंद्र के ऊपर कोई आवरण नहीं पाया जाएगा, तो केंद्र कौन सा, नग्न केंद्र या फिर आवरणहीन केंद्र प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर आवरण नहीं पाया जाता है, मैंने आपको पहले बताया था प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर कोई आवरण प्रेजेंट नहीं होता है, तो केंद्र क्या है, नग्न है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर आवरण प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर आवरण प्रेजेंट होता है, तो केंद्र पर आवरण पाया जाता है। यहाँ तक क्लियर है। हमने यहाँ तक प्रोकैरियोटिक कोशिका का रिवीजन कर लिया वापस से, और यूकैरियोटिक कोशिका के कॉमन कैरेक्टर को भी समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका के सामान्य लक्षण हमने पहले देख लिया। अब वापस से हम कंप्लीट वही पहले सामान्य लक्षण, फिर यूकैरियोटिक कोशिका के स्ट्रक्चर समझने वाले। तो पहले सामान्य लक्षण वहाँ लिखने वाले हैं, तो उसको आपको नोट्स करना है और स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना है। तो हमने पहला पॉइंट क्या लिखा था, यूकैरियोटिक कोशिका के सामान्य लक्षण में यूकैरियोटिक कोशिका प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया जगत में पाई जाती है।
हम क्या कर रहे हैं, हम यूकेरियोटिक कोशिका के सामान्य लक्षणों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। यूकेरियोटिक कोशिका के सामान्य लक्षण, कॉमन कैरेक्टर। पहला पॉइंट ये था, यूकेरियोटिक कोशिका प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया जगत में पाई जाती है। यूकेरियोटिक कोशिका प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया जगत के अंदर अंतर्गत आती है। आर.एस. व्हिटेकर, नाम सुना है? आर.एस. व्हिटेकर वैज्ञानिक था, साइंटिस्ट था। 1969 में 1969 में एक जगत प्रस्तुत किया था उसने, एक सूत्र दिया था, एक वो दिया था, क्या बोलते हैं उसको, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था उसने। और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर उसने सॉरी बच्चों, लाइट चली गई थी, अब आप लाइट वापस आ गई है, तो अपनी क्लास हम वापस से कंटिन्यू करते हैं। पहला पॉइंट है, यूकेरियोटिक कोशिका प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया जगत में पाई जाती है। आर.एस. व्हिटेकर ने 5 जगत प्रणाली, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जिसके अंतर्गत 5 जगत आते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। मोनेरा जगत प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर पाया जाता है। मोनेरा जगत प्रोटिस्टा, मोनेरा जगत प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर, बाकी जगत प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया कौन सी कोशिका के अंदर आता है? यूकेरियोटिक कोशिका। यूकेरियोटिक कोशिका कौन सी जगत में पाई जाती है? प्रोटिस्टा में, फंजाई में, प्लांटी में, एनिमेलिया में। यूकेरियोटिक कोशिका कौन से जगत के अंतर्गत आती है? प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया जगत में पाई जाती है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? यूकेरियोटिक कोशिका में काफी विविधताएं पाई जाती है। यूकेरियोटिक कोशिका में काफी विविधताएं पाई जाती है, इसका हम डिस्कशन आगे करेंगे। कोशिका द्रव्य गति दर्शाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका का साइटोप्लाज्म में क्योंकि लोकोमोशन दिखाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका का कोशिका द्रव्य गति दिखाता था नहीं, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका का कोशिका द्रव्य गति दर्शाता है। यूकेरियोटिक कोशिका कोशिका द्रव्य गति दर्शाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका कोशिका द्रव्य गति नहीं दर्शाता था। आगे स्टॉप प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर स्टॉप प्रोटीन एब्सेंट होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर स्टॉप प्रोटीन एब्सेंट होता है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर स्टॉप प्रोटीन प्रेजेंट होता है। अब स्टॉप प्रोटीन क्या होता है? स्टॉप प्रोटीन एक चरखे के समान संरचना होती है, जिसमें हम जैसे मकर संक्रांति के अंदर जब 1 किलोमीटर दूर तक पतंग उड़ाते हैं, पतंग उड़ाने के बाद उस पतंग कटती है, हम उस धागे को चरखे के ऊपर समेटते हैं, उसी तरह स्टॉप प्रोटीन के अंदर डीएनए को समेटते हैं, डीएनए को इकट्ठा करके रखते हैं एक जगह, केंद्र पर आवरणित पाया जाता है। यूकेरियोटिक कोशिका में जलीय कोशिकांग पाए जाते हैं। यूकेरियोटिक कोशिका में जलीय कोशिकांग पाए जाते हैं। सभी ऑर्गन्स पर, सेल ऑर्गन्स पर आवरण पाया जाता है। किसी को एकल जलीय कोशिकांग, किसी पर धौड़ी जलीय कोशिकांग पाया जाता है, लेकिन आवरण पाया जाता है। जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर आवरण नहीं पाया जाता है। जैसे एग्जांपल राइबोसोम, अंतरिक्ष पिंड, केंद्रिका। समझ गए? यूकेरियोटिक कोशिका कंकाल, कोशिका भित्ति और सूक्ष्म नलिकाएं बनाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका को कोशिका कंकाल कौन बनाती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका का कोशिका कंकाल कौन बनाती थी? ट्यूशन आपसे, प्रोकैरियोटिक कोशिका का कोशिका कंकाल कौन बनाती है? तो लिखेंगे कोशिका भित्ति। प्रोकैरियोटिक कोशिका का कोशिका कंकाल कौन बनाती है? कोशिका भित्ति। जबकि यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति भी और सूक्ष्म नलिकाएं भी दोनों मिलकर कोशिका कंकाल को निर्मित करती है यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर। प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया जगत में पाई जाती है। और यूकेरियोटिक कोशिका में काफी विभिन्नताएं पाई जाती है। कोशिका द्रव्य गति दर्शाता है, स्टॉप प्रोटीन प्रेजेंट होता है, केंद्र पर आवरण पाया जाता है। यूकेरियोटिक सेल का कोशिका कंकाल कोशिका भित्ति और सूक्ष्म नलिकाओं का बना होता है। यूकेरियोटिक सेल का कोशिका कंकाल कोशिका भित्ति और सूक्ष्म नलिकाओं का मिलकर बना होता है। यहाँ तक क्लियर है? आपको इनमें कोई कंफ्यूजन? ये पॉइंट मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ। कोशिका भित्ति यूकेरियोटिक कोशिका में काफी विभिन्नताएं पाई जाती है। ये पॉइंट अभी डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी इन और पॉइंट्स में आपको कोई समस्या, कोई कंफ्यूजन, सब का सब क्लियर है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर नोट कर सकते हो।
मैंने आपको क्या बोला था कि यूकेरियोटिक कोशिका में काफ़ी विभिन्नताएं पाई जाती है, यूकेरियोटिक कोशिका में काफ़ी विभिन्नताएं पाई जाती है। तो उसका डिस्कशन हम आगे करेंगे, ये कर लिया। यूकेरियोटिक कोशिका दो प्रकार की होती है, प्लांट सेल, एनिमल सेल। यूकेरियोटिक कोशिका दो प्रकार की होती है, पादप कोशिका, जंतु कोशिका। ये पादप कोशिका, ये जंतु कोशिका है। यूकेरियोटिक कोशिका दो प्रकार की होती है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। पादप कोशिका ये है, जंतु कोशिका है। हमने क्या लिखा, कोशिका वृत्ति पादप कोशिका के अंदर प्रेजेंट होती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या होता है, प्रेजेंट है, और इसका मतलब क्या है, एब्सेंट है। पादप कोशिका के अंदर कोशिका वृत्ति प्रेजेंट है, जबकि जंतु कोशिका के अंदर कोशिका वृत्ति एब्सेंट है। पादप कोशिका के अंदर हरित लवक प्रेजेंट होता है और जंतु कोशिका के अंदर हरित लवक एब्सेंट होता है। पादप कोशिका में तारकाई एब्सेंट है, जंतु कोशिका में तारकाई प्रेजेंट है। तो इससे क्या है कि किस पादप कोशिका के अंदर कोई चीज प्रेजेंट है तो वो इसके अंदर क्या बोलते हैं, अगर पादप कोशिका के अंदर कोई ऑर्गन प्रेजेंट है तो एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट है, और कोई एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट है तो प्लांट सेल के अंदर एब्सेंट है। तो क्या है, दोनों के अंदर विभिन्नता है, दोनों के अंदर डिफरेंस है। दोनों के अंदर, दोनों किसके पार्ट है, यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर। तो यूकेरियोटिक कोशिका में निकला काफी विभिन्नताएं पाई जाती है। काफी विभिन्नताएं मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या निकला कि पादप कोशिका, जंतु कोशिका में कुछ सेल ऑर्गन्स केवल प्रोकैरियोटिक केवल प्लांट सेल के अंदर पाए जाते हैं, और कुछ सेल ऑर्गन्स केवल एनिमल सेल के अंदर पाए जाते हैं। देखिए कुछ सेल ऑर्गन केवल एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि तारकाई सिर्फ एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, मतलब कि प्लांट सेल के अंदर एब्सेंट होता है। जैसे कि हरित लवक और कोशिका वृत्ति प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होती है, कोशिका वृत्ति हरित लवक प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होती है, जबकि एनिमल सेल के अंदर कोशिका वृत्ति और हरित लवक एब्सेंट होता है। तो इससे क्या निकला, दोनों के अंदर विभिन्नताएं पाई जाती है, और प्रोकैरियोटिक कोशिका में काफी विभिन्नताएं पाई जाती है। उसका सॉल्यूशन यहाँ पर है, स्क्रीनशॉट लो। हमने क्या कर लिया, यूकेरियोटिक कोशिका के सामान्य लक्षणों के बारे में कंप्लीट डिस्कशन कर लिया। तो उसके बाद क्या करेंगे, यूकेरियोटिक कोशिका की स्ट्रक्चर के बारे में करेंगे। तो सबसे पहले बाहरी आवरण, यूकेरियोटिक कोशिका के बाहर क्या मिलता है, कोशिका झिल्ली और फिर कोशिका भित्ति। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर सबसे बाहर क्या मिलता था, ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स मिल भी सकता था और नहीं मिल सकता था। ग्लाइकोकैलिक्स की दो कंडीशन थी, या तो मिलेगा नहीं और मिलेगा, और मिलेगा तो सबसे बाहरी आवरण ग्लाइकोकैलिक्स, और नहीं मिलेगा तो सबसे बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली। यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर ग्लाइकोकैलिक्स एब्सेंट होता है, कंप्लीटली पूरी तरह से एब्सेंट होता है। इसके अंदर ये नहीं कि कभी मिल सकता है कभी नहीं मिल सकता, नहीं, यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर ग्लाइकोकैलिक्स एब्सेंट होता है। तो सबसे बाहरी आवरण कौन सा है, कोशिका झिल्ली, फिर कोशिका भित्ति। तो हम यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर जब यूकेरियोटिक कोशिका की सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कशन करेंगे, और उसका हम लेक्चर कल स्टार्ट करेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। आज हम इस लेक्चर को यहीं कंप्लीट करते हैं। आपको समझ में आए तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। यहाँ पर बॉटनी की क्लासेस कंटिन्यू आती है। बाय बाय।